पिछले पाठ में हमने देखा था शब्द भेद देखे थे और उसमें देखा था हमने कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्दों में देखा था क्रिया, विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये सारे हमने 8 भेद पढ़े थे शब्द भेद के। इसके बाद हम उसमें का एक एक प्रकार देखने वाले थे और उसमें से हमने संज्ञा के भेद हमने जाने थे पिछले पाठ में, और थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में भी जाना था। अभी संज्ञा आपको नाउन यह पता ही है, संज्ञा के बारे में आप पूरा जान चुके हो, उसके भेद भी आपने जाने हैं। अभी सर्वनाम क्या है, आज हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन, प्रो मतलब जिसके जगह पे, स्थान पे, और नाम यानी नाम, नाउन यानी नाम। तो इस तरह से सर्वनाम का जब हम देखेंगे, उसका यदि हमने दो विच्छेद किया, 2 शब्दों में सर्व प्लस नाम, यह 2 शब्दों के योग से सर्वनाम यह शब्द बनाए। अभी यहाँ आप सोचोगे सर्व मतलब सबका, सबके नाम। अभी आप सोचोगे कि संज्ञा तो हमने पढ़ ली है, अब सर्वनाम पढ़ने की क्या जरूरत है, यदि सबके नाम यानी संज्ञा होता है, परंतु सबके नाम के जगह पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि सर्वनाम पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि राम अच्छा लड़का है, राम पाठशाला जाता है, राम को अध्ययन करना अच्छा लगता है, राम के माता पिता के साथ रहता है। अभी आप यहाँ देखोगे कि इस उदाहरण में कि मैंने राम शब्द कितनी बार इस उदाहरण में प्रयुक्त किया है, उपयोग में लाया है, परंतु ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इस राम शब्द संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द के पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना होता है। जैसे कि अब उसी उदाहरण को हम इस तरह से बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होता है, ऐसा लगता है। भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं ये सर्वनाम। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, वह पाठशाला जाता है, उसे अध्ययन करना अच्छा लगता है, वह अपने माता पिता के साथ रहता है। अभी यहाँ पर मैंने कई सर्वनाम के उसके राम शब्द के लिए दूसरे अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया है, जैसे उसने, उसके, वह और अपने। ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और भी कुछ शब्द है सर्वनाम में, जैसे कि कुछ, कोई, क्या, जैसे, वैसे, उसके, इसकी, ये सारे शब्द, जिसकी, उसकी, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम में आते हैं। अब ये सारे शब्द एक ही सर्वनाम के प्रकार में नहीं आते, वो उन शब्दों को हमने 6 भेद में क्या किया है, विभाजित किया गया है। अभी उसमें से सर्वनाम के भेद में पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अभी एक एक का हम विस्तार से देखेंगे सर्वनाम क्या चीज है वो। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 उपभेद है। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या कि जो सर्वनाम बोलने वाला व्यक्ति यानी वक्ता सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए करता है, श्रोता के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक में हम देखेंगे कि जैसे उत्तम पुरुष यानी ये कौन हुआ, वक्ता हुआ, बोलने वाला हुआ, तो उसके लिए कौन से शब्द आएंगे, मैं, हम, मतलब फर्स्ट पर्सन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। मैं लिखता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, ये सारे जब हम वाक्य देखते हैं तो ये क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग में लाता है। वह शब्द क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है, जिसमें मैं, हम ये शब्द आते हैं। और इससे यदि कारक विभक्ति लगती है तो इसका रूप बदल जाता है, जैसे मुझको, हमको, हमें, हमने,
ये सारे शब्द कारक विभक्ति लगने के बाद उसके रूप बदल जाते हैं। वैसे हमने उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, पहले जो व्यक्ति बोलता है, वक्ता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द कहलाते हैं। अभी दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए, मतलब श्रोता, वक्ता श्रोता के लिए जब वो कुछ शब्द का प्रयोग करता है तब वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। इसमें हम लेंगे कि तुम, आप, कभी तू भी शब्द यहाँ आता है कि ये शब्द है जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या लेना चाहोगे, या फिर तू शब्द कभी कभी क्या होता है अपने से छोटे बच्चों के लिए, अपने से जो छोटे होते हैं उम्र में, उनके लिए भी तू शब्द का प्रयोग होता है। कभी कभी हम माँ को भी तू कहते हैं, माँ तू कितनी अच्छी है, ऐसा जब हम कहते हैं तो इस प्रकार से तू का भी उसमें प्रयोग होता है जो मध्यम पुरुष में आता है। और अब देखेंगे अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में कौन से शब्द आते हैं कि वह, यह, वे, वो, ये। अभी यहाँ पर जैसे मध्यम पुरुष में देखा है तू, तुम, आप, जैसे यहाँ पर भी कारक की विभक्तियां लगते हैं, इसके भी रूप बदलते हैं। तुमको, आपको, तुमसे, तुमने, आपने, ये सारी कारक विभक्तियां लगकर यहाँ पर ये मध्यम पुरुष के भी रूप बदलते हैं। और इसी प्रकार अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन होता है? जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं, बोलते हैं, तब वहां पर वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष के उदाहरण कहलाते हैं, जिसमें वह, यह, वे, वो, ये सारे उदाहरण इसमें आते हैं। जैसे कि वह कल मुंबई जा रहा है, ऐसा मैंने कहा कि हम दोनों बात कर रहे मित्र और कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है, तो यहाँ पर वह जो शब्द आएगा वह अन्य पुरुष वाचक के इसमें आता है। तो यहाँ पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भी उपभेद, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। अभी आपको नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी यहाँ पर ये मैं इसी को यहाँ पर ही रखती हूँ। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी इनमें कौन से शब्द आते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि निश्चयवाचक किसी पास या दूर के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, वही। अभी ये शब्द यहाँ पर आप कहोगे, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आपने तो मैडम ये कहा कि अन्य पुरुष में भी यह शब्द दिख रहा है, वह, यह, वे, वो, ये, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह, वह, वे, वही, ये सारे शब्द आप कैसे इसमें कह सकते हो? अभी यहाँ पर यह भेद जानना जरूरी है कि निश्चयवाचक मतलब यहाँ आपको निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताया गया। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेंसिल है, ऐसा जब हम कहते हैं तब वह शब्द जो होता है सर्वनाम का, वह निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। अभी यहाँ पर फर्क ऐसा है कि वह, यह, वे, वो, ये सारे जो शब्द है अन्य पुरुष के, वह हम दो व्यक्ति बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य रचना को ध्यान में रखते हुए आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानना है, और अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें इसका भेद आपको जानना जरूरी है। अभी यहाँ पर ये सारा दोनों का भेद आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है देखते हैं। तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो है जिन सर्वनाम शब्दों से जो
जो सर्वनाम शब्द जो उनकी संज्ञाओं की निश्चित रूप से हमें पता नहीं चलता है, ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहेंगे, अभी यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ कि हम घर में होते हैं और दरवाजे पर बेल बजती है, घंटी बजती है, तो माँ हमसे कहती है कि बाहर कोई आया है। अभी यहाँ मैं ऐसा लिखूं, बाहर कोई आया है। अभी यहाँ मैंने यह वाक्य लिखा, कोई यह शब्द किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया, मतलब संज्ञा के जगह पर कोई यह शब्द है, परंतु कौन है ये, इसकी कोई निश्चितता हमें पता नहीं है। अब हम बाहर राम आया है ऐसा हमने कहा, बाहर मोहन आया है ऐसा यदि कहा, तो मोहन यह निश्चित व्यक्ति है, परंतु उसके स्थान पर कोई शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रयोग में लाया गया है, तो कोई यह क्या हुआ? फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ है। अभी कुछ वस्तु के बारे में जैसे हम कहें, दूध में कुछ गिर गया है, हम ऐसा कहेंगे, अभी दूध में कुछ गिर गया है, क्या पड़ा है? अभी यहाँ पर कुछ व्यक्ति के, कुछ वस्तु के बारे में बताया गया है। दूध में क्या गिरा है कुछ भी पता नहीं है, कंकड़ गिरा है, मट्टी गिरी है या और कुछ गिरा है, तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। इससे कोई और कुछ यह क्या हुए हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद में वह शब्द आते हैं। और जैसे माँ ने झोले में कुछ लाया है, अभी वहाँ माँ ने झोले में खिलौने लाया है या कुछ सेब लाया है या अंगूर लाया है, यह हमें पता नहीं है। इस प्रकार से ऐसा कुछ कोई शब्द यह क्या किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अभी दूसरा और है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के बीच आता है, जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के बीच आता है उसे क्या कहते हैं? उस सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो। अभी यहाँ पर हम एक वाक्य के रूप में देखेंगे, जैसा जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है या सफलता पाता है, सफल होता है। दूसरा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ हमने देखा कि जैसी, वैसी, जो, वह। अभी यहाँ पर क्या होता है? एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ा गया है, इसे हम मिश्र वाक्य के बीच में भी ये सर्वनाम उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि जो, वह, जैसी, वैसी। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में यह संबंध बताने वाले शब्द जो जोड़े गए हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अभी कुछ इस प्रकार से जिसकी लाठी, उसकी भैंस, ऐसे भी हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। आज जिसे देखिए वही अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, ऐसे कुछ और उदाहरण इस संबंधवाचक सर्वनाम के हो सकते हैं। अभी अगला पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक। अभी इसका कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के हम डेफिनेशन बनाएंगे। देखो, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है
उन सर्वनामों को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब यहाँ पर देखो उदाहरण के तौर पे खाना कौन बना रहा है? बना रहा है। दूसरा है गिलास किसने तोड़ा है? तीसरा हम देखेंगे कि तुम कहाँ रहते हो? अभी यहाँ पर कौन, किसने, कहाँ, यह किसी व्यक्ति के बारे में आया है। ये जो प्रश्न है, शब्द प्रश्न के लिए किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर आए हुए शब्द है। तो यहाँ पर ये संज्ञा के लिए आए हुए शब्द है, इसलिए इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए यह सारे शब्द क्या होते हैं कि कौन, किसने, कहाँ, यह सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अभी हम देखते हैं कि दूसरा और लास्ट प्रकार निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है? निज पर से आपको पता चलेगा कि ये खुद के लिए कहा गया हुआ शब्द है। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए उपयोग में लाया जाता है, उन सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी यहाँ पर हम बोलेंगे स्वयं के लिए, खुद के लिए। जब हम प्रथम पुरुषवाचक में देखें कि प्रथम पुरुषवाचक यानी खुद के लिए, बोलने वाला अपने लिए क्या कर रहा है? वह शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये शब्द है। तो यहाँ पर मैं जो शब्द है वह आप कहोगे कि प्रथम पुरुषवाचक का है। तो फिर आप निजवाचक सर्वनाम का अलग से भेद क्यों, ऐसा आप सोचोगे। परंतु निजवाचक सर्वनाम में जब वाक्य में ऐसा आता है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ, ये जब स्वयं शब्द और मैं शब्द दोनों ही शब्द इस वाक्य में आते हैं, तब यहाँ निजवाचक सर्वनाम का भेद आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। अब देखते हैं, वाक्य लिखते हैं। देखो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं शब्द जो आया है प्रथम पुरुषवाचक का, तो आप सोचोगे फिर यहाँ पर स्वयं शब्द है, यहाँ कोई संज्ञा के लिए नहीं कहा गया है। स्वयं यह शब्द खुद के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्वयं यह शब्द, मैंने स्वयं यह शब्द कर्ता मतलब खुद के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्रयुक्त किया है। इसीलिए यहाँ पर यह जो प्रकार भेद होते हैं, मैं स्वयं यह शब्द निजवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे कि अभी दूसरा उदाहरण देखेंगे, उसने खुद मुझे बताया था। उसने खुद मुझे बताया था। अभी यहाँ पर ये प्रथम पुरुष वाले ने कहा। अब खुद यहाँ ये शब्द है, उसने खुद मुझे बताया था। तो मैं जब बात कर रही हूँ आपस में या तीसरे के बारे में बता रही हूँ, उसने खुद मतलब तृतीय पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए वहां पर यह उसने शब्द आया, उसके लिए वो खुद शब्द आया है। अभी यहाँ पर और तीसरा उदाहरण देखेंगे। वह तीसरा, देखो थर्ड सेंटेंस, वह अपने आप चला जाएगा। अभी यहाँ पर आप शब्द आया है, वह अपने आप चला जाएगा, मैं आप ही कर लूंगा,
ये जो सेंटेंस में आप शब्द है, अपने शब्द है, यह किस लिए है? कर्ता ने खुद के लिए वहां पर प्रयुक्त किए हुए शब्द है। अब वह मैं दूसरे व्यक्ति के लिए कह रही हूँ, तब यह अपने आप, यह जो शब्द है यह भी निजवाचक में आता है। अभी यहाँ पर हमने देखे हैं कि सारे सर्वनाम के भेद मैंने आपको एक बार बता दी है, परंतु इसमें कभी कभी फर्क महसूस होता है। कभी आपके मन में प्रश्न उठता है कि आप शब्द मैडम आपने निजवाचक में भी आया है और आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक में भी आया है, यह शब्द निश्चयवाचक में भी आया है, यह शब्द वह शब्द अन्य पुरुष में भी आया है, तब क्या? तो इसका अंतर आपको बताती हूँ कि देखो, अब ये 3 वाक्यों से आपको थोड़ा अंतर समझने में आसान होगा। जैसे कि ये मैंने सेंटेंस लिखा है कि आपका स्वागत है। दूसरा, आप हमारे पिता के समान हो। तीसरा, मैं अपना कार्य आप भी करता हूँ। अभी यहाँ पर आपको, यहाँ भी आप है, यहाँ पर भी आप है, यहाँ पर भी आप है। अभी ये तीनों भी वाक्य आप देखोगे तो ये अलग अलग सर्वनाम के भेद में आते हैं। जैसे आपका स्वागत है, जब हम सामने वाले व्यक्ति को, जैसे हमने देखा मध्यम पुरुष में तुम, आप, यह शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वह आता है आपका यह शब्द पुरुषवाचक में, यानी मध्यम पुरुषवाचक में, इस वाक्य में। तो जब आप वाक्य देखते हो तो आपको ये बातें समझ में आना चाहिए और भेद भी आपको सही पहचानना है। तो यहाँ ये गया है मध्यम पुरुषवाचक में, यह वाक्य गया है। अभी दूसरा, आप हमारे पिता के समान हो। तो हम जब सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, तो जब हम दूसरे से बात करते हैं तब भी यह वाक्य आपको क्या, सामने वाले व्यक्ति को हम बता रहे आदर सूचक में, तो यह भी पुरुषवाचक में गया है। अब तीसरा, यहाँ पर मैं अपना कार्य आप ही करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना कार्य आप ही करता हूँ, यहाँ पर भी आप शब्द आया, आप ही करता हूँ, खुद के लिए वहां पर उसने आप शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए आप, यहाँ पर जो आप शब्द आया है यह निजवाचक सर्वनाम का है। तो इन सब भेदों को वाक्यों के अनुसार आपको पहचानना है। तो आप जब ये सब अंतर समझ जाओगे तब आपको वाक्यों के बारे में पता चलेगा। अभी हमारे परीक्षा में जनरली क्वेश्चन आते हैं कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। अभी हमने देखे थे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, यह पिछले पाठ में देखे थे। अभी सर्वनाम शब्द कौन से है और उससे भाववाचक संज्ञा कैसी बनाई जाती है? सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना, अभी यहाँ पर देखो, अपना। अभी अपना में क्या भाव हो सकता है? तो अपनापन, ये है सर्वनाम। दूसरा क्या शब्द है? जैसे आप शब्द है, आप शब्द में आप क्या भाव देखोगे? आप शब्द में आप देखोगे आपा खोना। जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपना आपा खो दिया था, किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो। अभी तीसरा आप देखोगे निज शब्द। निज शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? निजत्व। स्व शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? स्वत्व। ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये सर्वनाम शब्दों का भाव जानना है और मुझे लगता है कि आपको सारे सर्वनाम के भेद अच्छे से आपको समझ गए होंगे। और इसके बाद आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी उसे आपको पूर्ण करना है और
समय पे पूर्ण कर कर सबमिट करना है। धन्यवाद।